आज भौतिक विज्ञान का जो है सो नोट्स तैयार किया हूँ। तो आप लोग देखिए, बहुत ही और ख़ासतौर पे कोई भी एग्ज़ाम में एक साइंस का बहुत ही वैल्यू रहता है। क्योंकि यदि आप 71वीं सॉरी बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो 30 से 32 आता है। आगे जो है सो एडीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, टीआरई 4 का एग्ज़ाम आने वाला है। तो साइंस का बहुत ही अपना अलग वैल्यू रहता है। इसी कारण मैं नोट्स तैयार किया हूँ। तो सबसे पहले आपको मात्रक आता है और मात्रक से मैंने स्टार्ट किया हूँ कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। और मात्रक दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब बात आता है कि कुछ भौतिक राशियां होती है जिसका कि आपको एसआई मात्रक जो होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि आपको लंबाई की कहा जाए कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वह होता है आपको मीटर। इसमें से मोटा मोटी सब बार एक न एक एग्जाम में ऐसे पूछता है कि समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है तो मीटर। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वो आपको किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम होता है। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है तो समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है तो ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वह आपको एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। अब है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वह कंडेला होता है। पदार्थ का परिमाप होता है मोल। अब होता है कि समतल कोण किसे कहते हैं? समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या है तो इसका ऐसा मात्रक होता है आपको रेडियन। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है तो रेडियन। और यदि इसकी संकेत की बात किया जाए तो वह होता है आपको रेड। रेडियन का संकेत क्या होता है तो वह आपको रेड होता है। समतल कोण का ऐसा मात्रक, मैं सभी का ऐसा मात्रक अभी बता रहा हूँ। यदि ताप की बात किया जाए तो ताप का ऐसा मात्रक होता है आपको डिग्री सेंटीग्रेड। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वह डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका संकेत डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आवृत्ति की बात किया जाए तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है आपको कंपन। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है तो कंपन होता है और इसको संकेत जो है सो हर्ट्ज से किया जाता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वो आपको कैंडल शक्ति होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक। अब है कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब है कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसके मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है तो खगोलीय दूरी को जो है सो मापने के लिए क्या किया जाता है तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष की चाल हमेशा क्या रहता है? एक समान नहीं रहता है। प्रकाश वर्ष की चाल क्या रहता है? एक समान नहीं रहता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष का बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अब आते हैं खगोलीय इकाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है सो आपको मध्य दूरी को क्या कहते हैं तो हम खगोलीय इकाई कहते हैं। पारसेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या है तो यह जो है इससे आपको पारसेक से क्या होता है तो आपको दूरी जो है सो आपको मापा जाता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है तो वह होता है आपको 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है तो बल का ऐसा मात्रक आपको न्यूटन है। बल का ऐसा मात्रक क्या है तो वह आपको न्यूटन है। बीमा
किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि में व्यक्त करने के मूल राशि पर चढ़ाना पड़ता है, उसे हम बीमा कहते हैं। अब आते हैं कि बीमीय सूत्र किसे कहते हैं। वह व्यंजक जो एक यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी राशि किस प्रकार समाविष्ट होता है, उस राशि को बीमीय सूत्र कहते हैं। वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी राशि किस प्रकार समाविष्ट है, तो उस राशि को हम बीमीय सूत्र कहते हैं। कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, ml के पावर 2 और t के पावर -2। अब आते हैं हम भौतिक राशि पर, मूल राशि पर। ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है, मूल राशि का क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है और जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसे मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऐसी भौतिक राशियां जिसे आपको जो स्वतंत्र है, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है और जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता क्या होता है, तो नहीं पड़ती है। ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है और जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब आता है आपको व्युत्पन्न राशि। तो वह है आपको वे भौतिक राशियां जो मूल राशि के 2 पदों में व्यक्त की जाती है। वे मूल राशि जो मूल राशि के 2 पदों में व्यक्त की जाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जो आपको मूल पदों में व्यक्त की जाती है। वे भौतिक राशियां जो आपको मूल पदों में क्या होता है, तो आपको मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, बल, कार्य, आयतन आदि। वे भौतिक राशियां जो कि आपको मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। वे भौतिक राशियां जो मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे में क्या हो गया, तो आपको जैसे में हो गया आपको क्षेत्रफल, बल, कार्य, आयतन। अब आता है कि प्रकाश वर्ष। मैं हर टॉपिक को एक एक तरह से लेता हूँ। प्रकाश वर्ष की यदि बात किया जाए, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुना 10 के पावर -15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर -15 मीटर। यदि समुद्री मील की बात किया जाए, तो इसका प्रयोग दूरी मापने के लिए होता है, समुद्री मील का प्रयोग। और एक समुद्री मील बराबर होता है 18.52 मीटर। अब यदि अब फायदम की बात किया जाए, तो इसका प्रयोग समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है। और एक फायदम बराबर कितना होता है, तो वो आपको 6 फीट होता है। फायदम की बात किया जाए तो आपको एक फायदम बराबर 6 मीटर होता है। अब आते हैं कि भौतिक जो राशियाँ होते हैं उसकी आपको ऐसे मात्रक क्या है। लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वह आपको सेकेंड होता है। अब आते हैं कि क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वो आपको मीटर 3 होता है। घनत्व का तो वो किलोमीटर 3 होता है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक रहित होता है। चालक वेग का मीटर सेकेंड और आपको त्वरण का आपको मीटर सेकेंड होता है।
अब आते हैं कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये कहना जाए 68वीं बीपीएससी में पूछा था, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन या केजी होता है। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वो जूल होता है। इस समय से क्वेश्चन आता ही है। यदि कार्य की ऐसे मात्रक किया जाए तो जूल प्रति न्यूटन मीटर होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल सेकेंड या वाट होता है। बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। अब आते हैं कि अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव, लंबाई, घनत्व, क्षेत्रफल, शक्ति, विद्युत बल, दाब, विद्युत धारा, विद्युत भाग बल। वैसे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आप लोग अच्छे से याद करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि आयतन दे देगा, आयतन क्या अनुसार राशि है, अदिश है कि सदिश है, तो वो अदिश राशि है। तो इसी तरह उसको थोड़ा मतलब कि अच्छा से क्लियर करना पड़ेगा। वैसे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव, लंबाई, घनत्व, शक्ति, विद्युत विभव, दाब, विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल। अब आते हैं कि विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब भी अदिश राशि है। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब भी अदिश राशि। अब आते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं, क्या है, तो सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसे भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है। उसमें क्या था कि आपको उसमें था कि वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं। लेकिन यदि हम सदिश की बात किया जाए तो वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो, उसमें जो है सो परिणाम होता था, दिशा नहीं। लेकिन ये योग करने का उसमें परिणाम होता था, दिशा नहीं, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, बराबर। जैसे वेग, विस्थापन, बल, याद कर ले अच्छा से, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बल, आघूर्ण। वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहते हो और जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाए, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बल, आघूर्ण। अब आता है दूरी। यदि दूरी की बात करें तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग के लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। दूरी क्या है, तो दूरी एक सदिश राशि है। दूरी क्या है, तो दूरी एक सदिश राशि है। यह हमेशा सदैव धनात्मक या शून्य होता है। क्या होता है ये, तो धनात्मक या शून्य होता है। तो हम दूरी को ऐसे क्लियर कर लेंगे कि किसी दिए गए समय अंतराल में
वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और ये हमेशा सदैव धनात्मक या शून्य होता है। अब आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में आपको दो बिंदुओं के बीच जो है तो आपको लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये क्या है? तो विस्थापन भी एक सदिश राशि है। अब बात किया जाए कि विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वो आपको मीटर होता है। विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो वो आपको मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक और शून्य कोई भी हो सकता है। तो विस्थापन का आपको क्लियर कर लेते हैं कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या है? तो मीटर है। और विस्थापन धनात्मक या शून्य कोई भी हो सकता है। अब हम आते हैं चाल पर। ये जो है सो सभी विषय के लिए सभी एग्जाम के लिए जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाल किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल क्या है बाबू? तो चाल एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। और इसका SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। और चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बट्टा समय। अब आते हैं वेग पर। अब वेग पे आते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। और वेग एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अब आता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का जो वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यह समय के साथ वेग घटाता है और त्वरण धनात्मक होता है, तो इसे हम मंदन कहते हैं। ठीक। अब आता है कि प्रक्षेप गति। जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्व, तो पिंड की ऐसे गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ऐसा गति जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्व, तो पिंड की ऐसे गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अब आता है कि आपको वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई वस्तु क्या करता है? तो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहता है। ठीक है। और कहा जाना चाहिए कि वह एक समान चाल से गति करता है, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपको कहा जाना चाहिए कि यदि कोणीय वेग की बात किया जाए तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण घूमता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। क्या है कि आपको वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण घूमता है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। अब आता है कि न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का गति नियम।
भौतिकी के पिता न्यूटन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। कौन सा बुक में किया था? तो प्रिंसिपिया में कब किया था न्यूटन? तो 1687 में किया था। न्यूटन का प्रथम नियम, आपको ऐसा है नियम कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वह ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम यह होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, या वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रहा है तो वैसे चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल जो है सो उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, समझ गए प्रथम नियम कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में, यदि चल रहा है सीधी में तो वो चलता ही रहेगा, बट लेकिन कोई बाह्य बल जो है सो उस पर वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न करे। अब हो गया कि प्रथम नियम को गोलोलियो का नियम या जरूरत का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो वह गोलोलियो का नियम या जरूरत के नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु अपनी विरामावस्था में समान गति से बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति जरूरत कहते हैं। अब बल कहते हैं, बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल क्या है? तो जो किसी वस्तु के जैसे कोई खड़ा है उस पर बल लगा तब वो आगे जाएगा, ये पीछे आएगा, तो उसी को हम परिवर्तन करते हैं या उसको परिवर्तन करने का चेष्टा करता है, तो वो आपको बल हो गया। और बल क्या है? तो बल एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो वो आपको न्यूटन है, बराबर। बल क्या है? तो बल एक बाह्य कारक है जो किसी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, और बल एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो वो न्यूटन है। अब देखिए, बल के समूह पर किसी वस्तु को लगाकर 3 कार्य होता है। वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, फर्स्ट कार्य, ठीक है। सेकंड कार्य हो गया आपको कि वस्तु की गति के दिशा में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हुआ? तो वस्तु की आवृत्ति को बदल सकता है। तो यानी बल की समूह यदि किसी वस्तु पर 3 कार्य करता है तो वस्तु की चाल को परिवर्तन, जैसे चल रहा है, कोई बाह्य बल मिल गया तो जोर से चलने लगेगा, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है, वस्तु की आवृत्ति बदल सकता है। अब हो गया कि स्पर्श या संपर्क। स्पर्श या संपर्क बल क्या? वह बल जो किसी वस्तु के द्वारा दूसरी पर प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा आरोपित किया जाए, जो किसी वस्तु के द्वारा दूसरी पर प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा आरोपित किया जाता है। वह बल जो किसी वस्तु द्वारा दूसरी पर प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा आरोपित किया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। जब अभिलंब बल, जब स्पर्श बल वस्तुओं का संपर्क की सतहों से लंबवत होती है उसे अभिलंब बल कहते हैं। अब हो गया आपको तनाव बल। जब किसी वस्तु को एक डोरी से बांधकर तनाव बल, जब कोई वस्तु एक डोरी से बांधकर डोरी को ताना जाता है तो वस्तु के डोरी को नीचे खींचते हैं, तो डोरी के बंधी हुई डोरी के द्वारा लगाए गए परिणाम को तनाव कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु को क्या होता है तो एक डोरी से बांधकर डोरी को ताना जाता है और तो वस्तु की डोरी के नीचे खींचती है, तो डोरी की बंधी वस्तु को डोरी के द्वारा लगाए गए बल को परिणाम को तनाव कहते हैं। अब आ जाते हैं घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या लुढ़काने की चेष्टा करती है, जब क्या होता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या लुढ़काने की चेष्टा करता है तो संपर्क में आने वाली सतहों के बीच क्या होता है तो घर्षण बल उत्पन्न होता है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल क्या होगा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या क्या होता है तो वह या आपको सरकती है
यालू रखने की चेष्टा करती है तो संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है। अब आते हैं कि असंपर्क बल किसे कहते हैं। कुछ बल ऐसे होते हैं जो वस्तुओं पर बिना किसी आपस में भौतिक स्पर्श आरोपित होते हैं। वो जो वस्तु पर बिना उनके आसपास में भौतिक स्पर्श के आरोपित होते हैं उसे असंपर्क बल कहते हैं। अब आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को स्वयं को द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार दो कण के बीच लगे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को स्वयं के द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को स्वयं के द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है। इस प्रकार दो कणों के बीच लगे आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आता है कि विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करता है। विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करता है। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण विपरीत होने पर आकर्षण बल के आवेश के प्राकृतिक समान होने पर प्रतिकर्षण बल करता है। अब आ गया कि आपको प्रबल बल। नाभिक के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांध कर रखने की जिम्मेदारी को हम प्रबल कहते हैं। नाभिक के प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांध कर रखने की जिम्मेदारी को क्या कहते हैं, तो वह प्रबल बल कहते हैं। अब आता है कि जड़त्व। जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वस्तु सदा स्थिर बना रहती है। जड़त्व क्या है, तो आपको जड़त्व वह गुण है जिसके कारण आपको वस्तु सदा स्थिर बना रहता है या सरल रेखा में एक समान वेग या गतिशील होकर उसे सदा चलते रहना चाहती है। जड़त्व क्या हो गया, जिसके कारण वस्तु सदा स्थिर बना रहता है या सरल रेखा में एक समान गतिशील वस्तु उस वेग को सदा चलते रहता है, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या होता है, तो वह दो प्रकार के होते हैं। कौन सा जड़त्व होता है, तो विराम जड़त्व होता है और गतिज जड़त्व होता है। अब विराम जड़त्व किसे कहते हैं, विराम जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरामावस्था में रहना चाहती है। अब आता है संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु को संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं, तो आपको वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को आपको वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग जो है सो वेग गुना द्रव्यमान या एक सदिश राशि। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड है। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। आवेग किसे कहते हैं, जब कोई बड़ा बल जो है किसी वस्तु पर छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो ऐसे बल को हम आवेग कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन सेकेंड है। इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड है। अब इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपको चीनी मिट्टी के बर्तनों में घास फूस कागज़ के टुकड़ों को पैक करते हैं क्योंकि गिरने की स्थिति में घास फूस कागज़ के कारण आवेग चीनी मिट्टी के बर्तन तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। अब होता है कि संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, तो संतुलन आपको 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। अब जो है सो हम अस्थायी संतुलन के बारे में, यदि किसी वस्तु के उसकी संतुलन अवस्था में थोड़ा विस्थापित करके छोड़ देने पर वह पुनः संतुलन अवस्था में न आवे तो उसे हम अस्थायी संतुलन कहते हैं। यदि कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी संतुलन अवस्था में थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए और फिर संतुलन अवस्था में न आवे तो उसे हम अस्थायी संतुलन कहते हैं। अब आता है कि आपको अस्थायी संतुलन किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन की स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाए और पुनः वह
उसी स्थिति में आ जाए, मतलब कि जो कोई वस्तु को हम विस्थापित करते हैं या कुछ करते हैं, यदि तोड़ते हैं सपोज दैट, और फिर तोड़ने के बाद भी उसी तरह हो जाए, तो वह एक अस्थाई संतुलन होता है। अब होता है कि उदासीन संतुलन किसे कहते हैं। उदासीन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलित अवस्था में थोड़ा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसकी ऊंचाई पर बना रहता है, गुरुत्व केंद्र उसकी ऊंचाई पर बना रहता है, तथा छोड़ देने से वस्तु की नई स्थिति में संतुलित हो जाता है, उसे संतुलन उदासीन बल कहते हैं। अब होता है कि अस्थायी संतुलन बल, यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन अवस्था में थोड़ा विस्थापित कर छोड़ पुनः उसी अवस्था में न आवे, तो उसे हम अस्थायी संतुलन बल कहते हैं। अब है कि घर्षण। घर्षण क्या है? ये जितना है सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कहना चाहिए एक जो है ना स्तंभ है फिजिक्स का। यह एक प्रकार का बल है जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगते हैं। घर्षण क्या है? तो ये एक प्रकार का बल है जो सदैव गति के विपरीत दिशा में चलता है। घर्षण बल मानव सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण के कारण ऊर्जा में क्षय नहीं होता है, इसे हम तापीय बल भी कहते हैं। जब कोई वस्तु जमीन पर रखी है, उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाए तो वह नहीं खिसकता है, अर्थात दोनों सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है। स्थितिक घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु जमीन पर रखी है, ठीक है, उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और वह नहीं खिसकता है, तो दोनों सतहों के बीच जो घर्षण होता है उसे हम स्थितिक घर्षण कहते हैं। अब आता है कि सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है, तो उसे वस्तु के बीच मध्य में लगने वाली घर्षण को, धरातल और मध्य के बीच लगने वाले घर्षण को आपको सर्पी घर्षण कहते हैं। अब आते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम। संवेग में परिवर्तन की दर में लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल मापी जाती है। बल बराबर मात्रा गुना त्वरण।